नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम लोग घटना चक्र कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर एडीओ के लिए, आरओ सभी एग्ज़ाम के लिए, जो आपका यहाँ पर लेखपाल के लिए, इन सब के एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन रहने वाली है। रॉबर्ट ब्रूस वुड दोस्तों कौन थे, तो आपको बता दें, रॉबर्ट ब्रूस वुड भूवैज्ञानिक थे दोस्तों और पुरातत्वविद दोनों थे। इंसाइक्लोपीडिया दोस्तों ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस वुड जो ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्व थे दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 ईस्वी में दोस्तों भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर थॉमसन ने दोस्तों किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर दोस्तों पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने दोस्तों किया था। यद्यपि थॉमसन ने दोस्तों 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तु का विवरण प्रकाशित किया है। ठीक है, आपको अगला बता देते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे, तो किस गतिविधि, पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे दोस्तों। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था दोस्तों। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। और आपको बता दें कि ये कहाँ पर हुआ था, तो अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में और बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं दोस्तों। ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर आदमगढ़ है। कौन सा दोस्तों, आदमगढ़ है। अगला यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर तो हड्डी के उपकरण की हम बात करते हैं तो महादहा से और सरायनाहा जो प्रतापगढ़ में स्थित है, यहाँ दोनों से जगह से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण दोस्तों। मध्य पाषाणकालीन दोस्तों महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब बड़ी मात्रा में दोस्तों हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था दोस्तों। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र की हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनाहा दोस्तों राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से दोस्तों निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हड्डी से निर्मित आभूषण बात करते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम लोग सरायनाहा राय से और यहाँ पर महादहा दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व के क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो क्या इसमें व्यवस्थित करना दोस्तों, पैसरा, लिखैया, वीरभानपुर, महादहा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि आप बात करते हैं दोस्तों, इसमें अगर इस प्रश्नों की को देख लेते हैं तो ये आपका जैसे श्रृंखला आती है दोस्तों कि महादहा प्रतापगढ़ में है दोस्तों, लिखैया मिर्जापुर में है, ठीक है, पैसरा बिहार में है, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। एक ही कब्र से दोस्तों 3 मानव कंकाल निकले हुए हैं। कितने दोस्तों, 3 मानव कंकाल निकले हैं। और कहाँ से है, तो दोस्तों दमदमा। देखिए दमदमा भी उत्तर प्रदेश का ही है दोस्तों। यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले की स्थित सरायनाहा, महादहा, दमदमा उत्खनन है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर दोस्तों कितने 41 मानव समाधान ज्ञात प्राप्त हुए। इस समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में दोस्तों 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों दोस्तों यहाँ पर में एक एक कंकाल देखने को मिलते हैं। खाद्यान्नों की दोस्तों कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो नव पाषाण काल से में प्रारंभ हुई थी। देखो जो खाद्यान्न है दोस्तों, यहाँ पर खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, नव पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी दोस्तों।
देखिए यहाँ पर यही समय है दोस्तों, मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ था। किससे परिचित हुआ था? कृषि कर्म से परिचित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों सर्वप्रथम साक्ष्य दोस्तों नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा यानी सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज दोस्तों पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा दोस्तों वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम मानव जीवाश्म दोस्तों भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है प्रथम जीवाश्म दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कहाँ से प्राप्त होता हुआ है, तो सीहोर से, हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश में 1982 में दोस्तों। और किसने? अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत का द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था दोस्तों? तो जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनुजों का उपभोग किया गया, जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और अजई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यहाँ पर बैरले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा था दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लौरा देव से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच दोस्तों चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, जबकि जो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है दोस्तों कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लौरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लौरा देव के विकल्प ना होने के उत्तर में आपका मेहरगढ़ सही होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहाँ से? तो यहाँ पर मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में दोस्तों कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ और यहाँ पर धान हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि जो है अन्न है, जौ है और धान है दोस्तों। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि जानना होगा कि दोस्तों की प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डीवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लौरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन 1 सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थानों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य मेहरगढ़ और धान के साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। दिए गए विकल्प में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्र
शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले यानी गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, अतः विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर बागौर में मिले हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में दोस्तों किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आहार सभ्यता के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो आहार सभ्यता दोस्तों यहाँ पर क्या थी? आहार सभ्यता तांबा गलाना जानते थे उस समय के लोग दोस्तों। यहाँ पर धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो ये नहीं है यहाँ से सॉरी यहाँ ये सही है, सॉरी यहाँ पर ये सही है आपका, ठीक है। लोग चावल से परिचित थे, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो यह भी सही होगा। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आहार जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्र पाषाणी संस्कृति थी दोस्तों। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालन थे। गेहूँ जौ और चावल से परिचित है। आहार एक अन्य नाम तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड, कौन से मृदभांड की प्राप्ति हुई है? जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। विकल्प कौन है? ए सही होगा। निम्न में से दोस्तों किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से ऐसा प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पर नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था दोस्तों? तो नवदा टोली का यहाँ पर एच डी संकालिया ने किया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग यहाँ पर 1500 से दोस्तों यहाँ पर 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसके द्वारा? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। किसको? मृतक को दोस्तों यहाँ पर मृतक को दफनाने के स्थान पर की गई है। नवपाषाणकालीन जो युगीन दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है बृहत पाषाण और मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर, ये सब आपके। राख का टीला दोस्तों निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यहाँ पर सगन कल्लू से संबंधित है, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भीमबेटका यहाँ पर गुफाओं के शैलचित्र से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की दोस्तों यहाँ पर पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 500 चित्र पाए गए हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीमबेटका गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में दोस्तों किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो यहाँ पर भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था दोस्तों? तो वी.एस. वाकड़कर ने खोजा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक जो शैल है चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों का विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो एच.डी. यहाँ पर संकालिया विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गैरिक मृदभांड दोस्तों पात्र OCP दोस्तों का नामकरण हुआ था तो कहाँ पर? यहाँ पर हस्तिनापुर में होता। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उन संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड OCP कहा जाता है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर के खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 और 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरा स्थल की खुदाई बीबी लाल ने के निर्देशन में हुई थी। किसके? बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। ताम्राश्म काल में दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर को जो है के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे दोस्तों? यहाँ पर तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर यहाँ पर दफनाया जाता था उनको। महाराष्ट्र की जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा दैमाबाद चंदौली इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में दोस्तों किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर बुरजहोम से प्राप्त हुआ है। तो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुरजहोम से यहाँ पर नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाला घर भी यहाँ के प्रमुख विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर बुरजहोम से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहाँ से? तो बुरजहोम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए मिलान कर लीजिए आपका। तो देखिए पुरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन, ये आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको आपको मैच कराना है। सीधा सीधा मैं मैच किया हुआ देखने को बता दे रहा हूँ कि पुरा पाषाणकालीन आपका सोहन या सोन नदी घाटी दोस्तों, यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन दोस्तों भीमबेटका, नवपाषाणकालीन दोस्तों बुरजहोम आपका हो जाता है, ताम्र पाषाणकालीन दोस्तों बनास घाटी आ जाती है। ठीक है, इनको आप ये डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि चीज़ें आपको याद ही करनी है। ठीक है, अभी जैसे नेवासा है, ईसामपुर है, डीडवाना है, गुड़ियाम गुफा है, ये सब आपको दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि नेवासा दोस्तों यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र है, ईसामपुर दोस्तों कर्नाटक है, डीडवाना राजस्थान है, गुड़ियाम दोस्तों गुफा तमिलनाडु में देखने को मिल जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों बुरजहोम, चंद्रकेतुगढ़ दोस्तों, गणेश्वर दोस्तों यहाँ पर, ये अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, कौन कौन से यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला से संबंधित है, गणेश्वर दोस्तों ताम्र कलाकृतियों से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बुरजहोम दोस्तों यहाँ पर शैल कृत देव मंदिर से संबंधित नहीं है। बुरजहोम तो दूसरे के लिए ही प्रसिद्ध है दोस्तों। उसमें नवपाषाणकालीन पुरा स्थल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित था। इस पुरा स्थल की खोज 1935 में की थी, टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल में क्या मिला? गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुई हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर दोस्तों अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य दोस्तों विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा।
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं दोस्तों? तो किस में मिले हैं यहाँ पर? आपके लिखैया में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लिखैया में। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक यहाँ पर पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणकालीन और लघु पाषाण उपकरणों के अंतर्गत अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हुई हैं। नीचे 2 कारण देखने को मिल रहे हैं। इनमें आपको बताना है कि जैसे जो अभिकथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों आपका कथन क्या है? सही है, और इनमें आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है। GR शर्मा ने सरायनाहार में दोस्तों यहाँ पर खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल में दोस्तों अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा नदी जो घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था दोस्तों। ठीक है, दोनों यहाँ पर सही है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों आपका कारण और कथन सही है, और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों और मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है दोस्तों? यहाँ पर संस्कृति। ठीक है, संस्कृति का कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों 1814 से दोस्तों 1893 के मध्य दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश सेना अधिकारी थे के रूप में दोस्तों बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन है दोस्तों। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ पर भोपाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। अब सैंधव सभ्यता और संस्कृति वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं इसके साथ। ठीक है, सीरीज में दोस्तों देखने को मिल रहा है आपको सभी प्रश्न अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। मानव समाज विलक्षण है दोस्तों क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर दोस्तों? यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण वह विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहे। ठीक है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध था। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालक्रम के दृष्टि से दोस्तों यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सिंधु सभ्यता दोस्तों संबंधित किससे है? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सैंधव सभ्यता दोस्तों यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, यह अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी दोस्तों। कैसी थी? गैर आर्य थी, वह या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों? तो इसके मृत भांड थे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि और ज्ञान, नगर नियोजन आदि के संदर्भ में दोस्तों आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में दोस्तों मृदभांड भी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वहीं धूसर चित्रित मृदभांड दोस्तों जो बाद के हैं या आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी जो संस्कृति के वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या था
कि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था दोस्तों। तो डी यानी उपयुक्त यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं किस पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों यहाँ पर पुरातत्व संबंधी खुदाई पर यहाँ पर प्रकाश डालता है, पुरातत्व संबंधी खुदाई पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जानने का मूल स्रोत दोस्तों कहाँ क्या है? तो मोहरे हैं दोस्तों। क्या है? मोहरे हैं। सिंधु सभ्यता में संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से दोस्तों सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। किस पर? विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बात करते हैं एम रफीक मुगल दोस्तों। यहाँ पर एम रफीक मुगल दोस्तों यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली थी, तो यह सही नहीं है। EH जो आपके EJH मैके हैं दोस्तों, सुमेर से लोगों का पलायन यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्टी और व्हीलर दोस्तों पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन देखने को मिलता है। अमलानंद दोस्तों घोष हड़प्पा सभ्यता की उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है दोस्तों। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति दोस्तों सुमेर यानी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुई है। इन्हीं के समरूप दोस्तों प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डॉक्टर DH गार्डन दोस्तों और मार्टिन और व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति दोस्तों पश्चिमी एरिया के सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट पेड़ और सर्विस अजार्ज एल डेल्फ और रफीक मुगल दोस्तों आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या करी है दोस्तों, यहाँ पर प्रेरणा भी ली है दोस्तों। आगे यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कौसाम्बी की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, ये सब आपको डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग मिलाकर दिखा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए हड़प्पा सभ्यता दोस्तों दयाराम साहनी 1923-24 में दोस्तों तथा 24-25 में हसीनापुर दोस्तों बीबी लाल दोस्तों यहाँ पर 1950-52 में 10 छसीला दोस्तों जान मार्शल दोस्तों यहाँ पर 1913 से 34 के मध्य दोस्तों कौसाम्बी NG मजूमदार दोस्तों 36 से 37 के मध्य। ठीक है, भारत में दोस्तों चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों यहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की दोस्तों खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में दोस्तों मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का यहाँ पर उपयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्वता अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृत भांड थे दोस्तों, दूसरे चित्रित मृत भांड थे। तो ठीक है, मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व आर्य से, प्री आर्यन से मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की यहाँ पर मृण मूर्तियाँ और मुहरों से प्राप्त चित्र थे दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित पशुओं में निम्नलिखित में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण से नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण से नहीं हुआ था, तो गाय का नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि गैंडा, हाथी और बाघ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हड़प्पा संस्कृतियों में दोस्तों यहाँ पर मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण देखने को नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर आपको, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेंड़ा आदि के अंकन मिलते हैं।
यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो यहाँ पर सोहगौरा दोस्तों एक हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिससे यहाँ पर अन्नागार होने का यहाँ पर क्या होता है, विवरण देखने को मिल जाता है। ठीक है, चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। देसलपुर दोस्तों गुजरात राज्य के कच्छ जिले में यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर देखिए कहाँ से क्या पुरातात्विक खोज हुई है दोस्तों, इसको डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कौन सा यहाँ पर सही होगा। आपका समय जाया ना करते हुए दोस्तों लोथल दोस्तों क्या है, गोदीवाड़ा यानी मतलब वहाँ पर आपको मिला ही है। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों जुता हुआ खेत देखने को मिला है। धौलावीरा की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। और ये देख लेते हैं आपका तो क्या है, बनावली दोस्तों पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति देखने को मिल जाती है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा क्या दिया हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के दोस्तों बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले दोस्तों एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के दोस्तों यहाँ पर फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, यहाँ पर कालीबंगा में दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से किस हड़प्पन नगर में दोस्तों जुते हुए खेतों के निशान देखने को मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर कालीबंगा में देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों यहाँ पर सावधान प्राप्त हुआ है, सीधा R37 दोस्तों। लोथल से दोस्तों यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से दोस्तों जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो से दोस्तों नर्तकी की मूर्ति देखने को मिल जाती है। अब यहीं देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है, तो देखिए हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर आपका दोस्तों देखने को मिल जाता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ पर किस में दिया हुआ है दोस्तों, साफ साफ देखने को यहीं से आप इसको तुरंत आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी देखना है दोस्तों तो हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के तट पर है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ आप देख लेते हैं कौन सा, नागार्जुना दोस्तों कृष्णा नदी पर, वह भी पता है नागार्जुन दोस्तों बांध भी वहीं पर है कृष्णा नदी पर। पैठन दोस्तों कहाँ है, गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका जैसा देखने को मिल रहा है फिर से हड़प्पा दोस्तों रावी नदी पर होगा दोस्तों। कालीबंगा दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर होगा, कालीबंगा दोस्तों यहाँ पर घग्गर नदी पर आपका है। ठीक है, लोथल दोस्तों भोगवा नदी पर है। रोपड़ दोस्तों आपका सतलज नदी के तट पर है। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, हड़प्पा दोस्तों यहाँ पर रावी नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों यहाँ पर 55 मीटर है। कितनी उत्तर से दक्षिण दोस्तों कितनी है, यहाँ पर 55 मीटर है दोस्तों यहाँ पर। और पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं तो 33 मीटर है। ठीक है, विशाल स्नानागार दोस्तों किस पुरातत्व स्थल से में पाया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर नाव के चित्र मोहरे प्राप्त हुई हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों यहाँ पर लोग लोहे से परिचित थे। किससे परिचित थे दोस्तों, लोग लोहे से परिचित थे। यही बात गलत है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सब सही था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, यह गलत था। सैंधव सभ्यता दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों, जबकि सैंधव सभ्यता में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों में मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर दोस्तों
क्या सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्या सही नहीं है। तो ये आपका सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे दोस्तों। कैसे? मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। सैंधव सभ्यता में पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। सभी सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात दोस्तों 4:2:1 का था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं तो वह चनूदड़ों में वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सैंधव सभ्यता के सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अतः कथन क्या है? फर्स्ट गलत होता है। सैंधव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटें नहीं थी दोस्तों, ठीक है। उनका आकार डिवाइड था, 4:2:1 के लिए था। कालीबंगन में अलंकृत ईंटें थी, तो यानी अलग अलग है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। सैंधव सभ्यता में निर्मित जो घर है एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में मिली सीढ़ीदार जो आपके साथ आया बताता है या कहा जाता है कि कुछ घरों में 2 मंजिला भी निर्मित थे। अतः दूसरा भी कथन गलत है। यानी सैंधव सभ्यता में जो प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई दोस्तों कितनी थी? 10 मीटर थी। तो इस प्रकार तीसरा कथन ही केवल यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी दोस्तों किस प्रकार से जानी जाती थी दोस्तों यहाँ पर? तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। यानी यहाँ पर सब सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य देखने को मिले हैं। सैंधव सभ्यता से ईंट के भट्ठे यहाँ पर है, मनका निर्माण कारखाने, उद्योग संबंधित साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, इसलिए सभी यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में होगा, तो ये गलत हो जाएगा। रोपड़ दोस्तों आपको पंजाब में स्थित है, ठीक है। और यह कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यहाँ पर स्थित है दोस्तों। कालीबंगा की खोज दोस्तों यहाँ पर इटली के लुइगी पियो यहाँ पर तेस्सी टोरी ने की थी। किसने? तेस्सी टोरी ने की थी दोस्तों। जबकि हड़प्पा सभ्यता के रूप में पहचान किसने यहाँ पर दिलाई थी? तो अमलानंद घोष ने दिलाई थी, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर आलमगीरपुर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होगा हुलास भी स्थित है, ठीक है। और कालीबंगा आपका कहाँ? राजस्थान में है। और लोथल दोस्तों आपका कहाँ पर है? गुजरात में। हुलास दोस्तों कहाँ पर है? सहारनपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल दोस्तों यहाँ पर गुजरात में स्थित है दोस्तों? तो लोथल आपका देखने को मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल दोस्तों एवं उसकी स्थिति दोस्तों संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें राखीगढ़ी राजस्थान दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्योंकि राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है दोस्तों, हिसार जिले में। और कहाँ पर दोस्तों? घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पर दोस्तों? घग्गर नदी के तट पर इसी तरह। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के दोस्तों यहाँ पर कहे हैं? संस्कृति के दोस्तों यहाँ पर पूर्व सीमांत का निर्धारण करता था दोस्तों। यहाँ तो आलमगीरपुर दोस्तों यहाँ पर पूर्वी सीमांत को यहाँ पर स्थापित किया गया। पूर्वी में क्या है दोस्तों? आलमगीरपुर है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं सुतकांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों मांडा है दोस्तों यहाँ पर। और दक्षिणी पूर्वांचल दोस्तों कहाँ? दैमाबाद है दोस्तों, कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। और कौन सा है? प्रवरा नदी के तट पर है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? इन नदियों के नाम को भी ध्यान रखना है, देखिए, ठीक है। अगला यहाँ पर वैसे चीज़ें दी हैं, वही चीज़ें हैं कि मांडा कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा हिसार में है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो बालू है, मांडा है, मांडा आपको फिर पता है जम्मू एंड कश्मीर में है। हुलास दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश सहारनपुर में है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। पाडरी दोस्तों कहाँ है? बालू कहाँ? ये जैसे कन्फ्यूज़न में, तो इनसे आप दोनों क्लियर कर सकते हैं। बी का सेकंड किस में है? 2 में है। और यहाँ पर डी का फर्स्ट किस में है? तो बी का सेकंड और डी का फर्स्ट दोस्तों, ठीक है। डी का फर्स्ट आपका केवल किस में है? आपका यहाँ पर उसमें लग रहा है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। बालू यानी हरियाणा में है। अब बचा कौन सा दोस्तों? पाडरी आपका गुजरात में देखने को मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है दोस्तों? कौन सिंध में अवस्थित है? तो यहाँ पर बात करते हैं मोहनजोदड़ो
सिंध में अवस्थित है। चनहुदड़ो भी दोस्तों सिंध में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है, सिंध में है। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? सिंध प्रांत में स्थित है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दोस्तों यहाँ पर J.H. मैके ने किया है। मोहनजोदड़ो से लगभग दोस्तों 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज दोस्तों सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने दोस्तों, किसने? N.G. मजूमदार ने की थी दोस्तों। वर्ष कब? 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। किसने करवाया था? मैके ने दोस्तों यहाँ पर उत्खनन करवाया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान दोस्तों अब पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के अवशेष दोस्तों आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यहाँ पर स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि कालीबंगा स्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थल लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। रंगपुर दोस्तों जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर सौराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। सौराष्ट्र गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन दोस्तों सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। दधेरी दोस्तों यहाँ पर परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल है दोस्तों। तो यहाँ पर कहाँ? पंजाब का दोस्तों स्थल है दधेरी दोस्तों, एक परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल दोस्तों कहाँ का? पंजाब का दोस्तों यहाँ पर स्थल है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। दधेरी दोस्तों कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल जो भारत के पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित देखने को मिल जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल आपका भारत में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर सरगवल नाम गांव के समीप स्थित है दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पी नगर दोस्तों जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो भगवा नदी पर स्थित है। लोथल दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर दोस्तों यहाँ पर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह पत्तन नगर है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों स्थल लोथल स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता स्थल दोस्तों लोथल स्थित कहाँ पर है? गुजरात में स्थित देखने को मिलता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों यहाँ पर पत्तन नगर था दोस्तों, कौन सा था? तो लोथल था दोस्तों। कौन सा था? लोथल था दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों? यहाँ पर लोथल है। निम्नलिखित में से एक हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर लोथल है। आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर पक्की ईंट से इमारत महत्वपूर्ण विशेषता नहीं। प्रथम असली मेहराब भी नहीं, पूरे स्थल कला वास्तुकला भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ज्ञातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार सिंधु घाटी सब स्थल पर हाल की खोज संबंधी टेराकोटा की यहाँ पर प्रतिकृति मिली है? तो किसकी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है दोस्तों? प्रश्नगत विकल्पों में बनावली हरियाणा और कालीबंगा दोस्तों राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता के से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृतियां प्राप्त हुई हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार दोस्तों कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुटी हुई है दोस्तों खेत के साथ साथ टेराकोटा के दोस्तों यहाँ पर हल की प्राप्तियां हुए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली दोस्तों नामक पुरा स्थल से भी दोस्तों यहाँ पर टेराकोटा हल की प्राप्तियां देखने को मिल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कहाँ से? बनावली से दोस्तों। यहाँ पर हरियाणा कालीबंगन और राजस्थान से भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ है और प्रश्नों को निगलेक्ट किया गया है। निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ कॉमन नंबर दिया गया होगा या प्रश्नों को हटाया गया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। कहाँ है? कोई नहीं। हल्का टेराकोटा की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ से नहीं प्राप्त होता? तो देखिए उपयुक्त विकल्प है कि बनावली से और कालीबंगा
दोनों से यहाँ पर प्राप्त होते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसलिए 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। निम्नलिखित में से तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल ही नहीं है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है दोस्तों यहाँ पर। आगे जैसे देख लेते हैं ऑप्शन और क्या रहा था। पाटलिपुत्र दोस्तों नहीं है। कालीबंगा, रोपण और यहाँ पर लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल बिल्कुल नहीं है। भारत में दोस्तों हड़प्पा का बृहत स्थल है दोस्तों, कौन सा स्थल है? तो राखीगढ़ी स्थल है दोस्तों, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला दोस्तों पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आता है दोस्तों, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी है दोस्तों भारत का। अब पूरा दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि पूरा सबसे बड़ा कौन सा स्थल है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में अपने यहाँ के लिए दोस्तों, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी और धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों में आते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो इंडिया में तो राखीगढ़ी है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में कौन सा है और इंडिया दोनों मिला के कौन सा, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों यहाँ पर जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी दोस्तों यहाँ पर? तो कौन सी थी दोस्तों यहाँ पर? सिंधु थी, चेनाब थी, झेलम थी दोस्तों यहाँ, तो यानी उपयुक्त में से ABC आपका सही होगा। गंगा नहीं दोस्तों बसी थी, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग दोस्तों विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे दोस्तों यहाँ पर? मातृशक्ति पर, कि यज्ञ प्रणाली पर, कि कर्मकांड और ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म में, किन में विश्वास करते थे? तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि उत्खनन के प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता में मातृशक्ति को उपासना का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन पुरुष आकृतियों से भी शिव की पूजा अनुमानित होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अग्निकुंड है, यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास भी ऐसा लगता है कि वो जरूर रहा होगा। फिर भी कई विद्वान इन्हें मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का कोई भी उत्तर दिया नहीं जा सकता क्योंकि सटीक नहीं है, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे दोस्तों, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों, ठीक है। इसका प्रमाण दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई देखने को मिल जाती है। अगला यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो में दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे दोस्तों, कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा और वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने दोस्तों मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया था दोस्तों। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दोस्तों यहाँ पर 1826 ईस्वी में ही दी थी दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जोड़ा था वे कौन से थे? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। कौन थे? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ था दोस्तों। यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो हड़प्पा दोस्तों दयाराम साहनी, लोथल दोस्तों यहाँ पर SR राव दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसमें सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया तो धौलावीरा BK थापड़ नहीं है, सुरकोदड़ JP जोशी है, ठीक है। देखिए दयाराम साहनी दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का दोस्तों उत्खनन SR राव दोस्तों, असुर कोटड़ा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था। जबकि धौलावीरा की बात करते हैं तो BK थापड़ थे, के ने नहीं थे दोस्तों, RS बिष्ट थे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। हड़प्पा का दोस्तों उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को समझ नहीं पाया था दोस्तों यहाँ पर A कनिंघम था। कौन सा दोस्तों? A कनिंघम महोदय ने दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों को सीमित उत्खनन करार कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को ही समझ नहीं पाया। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे दोस्तों? तो यहाँ पर VA स्मिथ दोस्तों यहाँ पर क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, क्योंकि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 और 33 से 34 तक मधु स्वरूप वर्ष हड़प्पा के दोस्तों क्या होते हैं?
उत्खनन से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम दोस्तों 1922 में कौन सा कराता है, राखालदास बनर्जी ने की थी। और उसके पुरातात्विक संबंध या महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने दोस्तों एन दीक्षित दोस्तों बात करते हैं, अर्नेस्ट मैके हैं, आर एल स्टीन है, ए घोष हैं, जेपी जोशी हैं आदि ने दोस्तों इस पर सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये एक क्या थे, आयरिश इंडोलॉजिस्ट दोस्तों इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोदड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज हुई थी, तो यहाँ पर किसी हुई थी, जगपति जोशी की हुई थी। ठीक है, डी आंसर सही है होगा। सुरकोदड़ा गुजरात के दोस्तों कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोदड़ा नामक हड़प्पा स्थल की संस्कृति के स्थल की खोज और उत्खनन जगपति जोशी जेपी जोशी ने किया था। सिंधु सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था के दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर किसमें, जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 में 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में क्या थे, कुएं देखने को मिल जाते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है, तो दोस्तों सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हार, नगर संस्कृति दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि कौन सा है, तो देखिए आपको बता दें कि कौन सा सही होगा। तो देखिए कालक्रम कैसा सही होता है, क्योंकि नगर संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती ही थी दोस्तों। यहाँ पर लोहे का हल भी देखने को मिला, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला, और सोने के सिक्के बाद में देखने को मिले। ठीक है, तो भारत में सबसे प्राचीन दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के आधार पर सामग्री जोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोदड़ा और बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन थी दोस्तों। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद या यमन दोस्तों द्वितीय शताब्दी में जारी करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था दोस्तों, तो तांबे का उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। हाथी का दांत पैमाना हड़प्पी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर लोथल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला या गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति ही नहीं थी हुई थी दोस्तों, तो लोहे की अभी तक प्राप्ति ही नहीं थी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांस्य, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है दोस्तों, तो बनावली में स्थित है। हरियाणा में स्थित बनावली दोस्तों नामक हड़प्पी स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित विचार करना, मोहनजोदड़ो दोस्तों हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है दोस्तों। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता ही नहीं था दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको बता दें दोस्तों कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हड़प्पा के लोगों को सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास हुआ। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का परिचय नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको धातुओं का ज्ञान था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सड़कों देखिए उन्हें बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था और इनकी समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे और के साथ टिन भी मिलाकर कांसा भी तैयार किया जाता था, यानी इनको ज्ञान तो था दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर दोस्तों विलुप्त हो गए थे दोस्तों, यहाँ पर अविलुप्त हो गए हैं, अब खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोनों सही है, और यार दोनों यहाँ पर सही स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर सही तो दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर सिंधु सभ्यता से दो प्रमुख नगर हैं, जिनका उत्खनन क्रमशः राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने प्रारंभ करा था। वर्तमान में यह नगर मृत पाए
स्थिति में इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, विकल्प भी सही उत्तर होगा दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो यहाँ पर धौलावीरा से मिले हैं दोस्तों। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी यानी प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। यहाँ गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी रॉक कट यहाँ पर रिजर्वायर महत्वपूर्ण देखने को मिल जाते हैं। क्या है? शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, धौलावीरा से। ठीक है, अगला है धौलावीरा राज्य की जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ पर है? तो दोस्तों धौलावीरा आपका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हड़प्पी नगर दोस्तों 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर बात करते हैं तो धौलावीरा ही था दोस्तों 3 भागों यानी किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर धौलावीरा से यहाँ पर 3 स्थल प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर धौलावीरा ही सही आंसर होगा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई जो गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में है, अपने नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित था। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के सुप्रसिद्ध। यहाँ पर बांधों के श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था। संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली और जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। निम्नलिखित में से दोस्तों किस स्थल से द्विसंस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन में प्रश्न हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोथल और कालीबंगा दोनों यहाँ पर सही होते हैं कि द्विसमाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 और द्वि जो समाधिकरण प्राप्त देखने को मिले। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण देखने को मिलता है। राखी गढ़ी से भी एक युगल समाधिकरण दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी होगा। देखिए ज़्यादा संख्या के अगर देखा जाए, किंतु प्रमाण की आधार अगर देखा जाए तो सी और डी दोनों देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मानव संवर्धन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के बरौत तहसील में सनौली नामक हड़प्पा जो आपका पूरा स्थल है उसके क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दोस्तों दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं जिसमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी देखने को मिली हैं दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भारत के किस राज्य में है? तो मुजफ्फरनगर जिले में 2 जून 2000 में दोस्तों एक गांव है मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में दोस्तों स्थित मांडी में एक गांव खेत में खुदाई का दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। वे ऐसे इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि वस्त्रों के लिए दोस्तों कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पर भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए दोस्तों कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। किसकी सूत की प्राप्ति की गई थी दोस्तों? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? क्या करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर क्या है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हें विशाल महल और मंदिर होते थे। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने और रथों का प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल भी सही नहीं, केवल बी आंसर यहाँ पर सही होगा क्योंकि वर्तमान तक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा
पूजा स्थल के साक्ष्य देखने को नहीं मिले। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्ति और मोहरें देखने को मिलती है। इससे यहाँ पर मातृ देवी, पशुपति शिव और लिंग और योनि की पूजा, पीपल और नीम आदि पेड़ों और नाग जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित है। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव देखने को मिलता है। हालांकि घोड़े की जो अस्थियां दोस्तों, घोड़े की मृण मूर्तियाँ लोथल, सुरकोटड़ा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये किया जाता था, जिसका अभाव देखने को मिलता है। एक सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी दोस्तों। यहाँ पर उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे दोस्तों। यहाँ पर तो ये आपको बता दें कि दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल भी सही हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्यतः माना जाता है कि यहाँ पर प्रधानता किसी भी लौकिक सभ्यता की थी। इसमें धार्मिकता तो यद्यपि उपस्थित थी किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से दोस्तों कपास के रेशे के निर्मित वस्त्र के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण किया करते थे। ठीक है, निम्न स्थानों पर दोस्तों किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो ने प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अपूर्व देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, क्या अपूर्व देखने को मिली है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है दोस्तों? तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों कांचली मिट्टी, चारमट, गोमेद आदि से बने हुए मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार और गोलाकार तथा बेलनाकार भी। कुछ सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति देखने को मिल जाती है। निम्नलिखित में से दोस्तों किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर ही देखने को नहीं मिलता? दोस्तों घोड़े का तो बिल्कुल भी नहीं देखने मिलता, हाथी, भेड़ और यहाँ पर बैल का देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, घोड़े का नहीं देखने को मिलता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में दोस्तों यहाँ पर घोड़े की मृण मूर्तियाँ, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ही नहीं होते दोस्तों? तो यहाँ पर शेर के नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर शेर की दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों का अभी भी मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख अभी तक नहीं हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर यही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कंफ्यूज कहाँ हुए थे, तो यह प्रश्न आया था कि इनमें कि मोहरों पर अंकन नहीं मिलता, तो मोहर की बात अलग है और यहाँ पर प्रश्न अवशेष की बात अलग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पर जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जानवर, देखिए यहाँ पर बैल था, घोड़ा था, हाथी था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए बात करते हैं कि बैल, हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में मतभेद है, जैसा कि हम लोगों ने बताया है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में प्राप्त अस्थियाँ, गद, खुर यहाँ पर दोस्तों की है, या पालतू घोड़े दोस्तों यहाँ पर इक्वायर का जो इंग्लिश नाम है दोस्तों कबालस की है दोस्तों, यह निश्चित कर पाना कठिन देखने को मिल रहा है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोदरा, कुतंसी, कालीबंगा से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अश्व और उसी प्रजाति की अन्य जातियाँ जो होती हैं अवशेषों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संदौर, बोकोनी और सुरकोदरा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में 6 को लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य वास्तविक अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में यहाँ पर क्या आते हैं, ASI के JP जोशी और AK शर्मा ने दोस्तों यहाँ पर 2100 से 1700 ईस्वी के मध्य प्रत्येक स्तर पर अस्थियाँ प्राप्त होना प्रतिवेदित की है दोस्तों। यद्यपि राम शरण शर्मा और रोमिल थापर द्वारा मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा धुंडई के प्रारंभिक
हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जूनर और अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि इनका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार को लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प क्या माना है? बी माना है दोस्तों। क्या माना है? घोड़ा माना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बताते 69 BAPSC की बात ही की जा रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बी माना गया है, बाद में ई मान लिया गया होगा। तो यह ध्यान देना, आप कहाँ से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रश्नों को टिक करना होगा। ठीक है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था दोस्तों। तो 9 वर्षों की बात करते हैं। ठीक है, 9 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ओरल स्टीन जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। मृण पट्टिका पर दोस्तों उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है दोस्तों। यहाँ पर किसमें? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा के मृण जो पट्टिका है दोस्तों, यहाँ पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। उसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पर क्या है? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो दोस्तों नील नदी के तट पर दोस्तों यहाँ पर मिस्र की सभ्यता पनपी थी। मिस्र की सभ्यता दोस्तों यहाँ पर नील नदी के द्रोणी में हुआ था। नील नदी का विश्व की प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यहाँ भूभाग रेगिस्तान होता था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी? इराक थी दोस्तों। निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर से दक्षिण के क्रमों की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका थी दोस्तों। ठीक है, एज़टेक सभ्यता का विस्तार यहाँ पर बात करते हैं मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था दोस्तों। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था दोस्तों। इसके अलावा मुइस्का दोस्तों सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। किसके पूर्वी भाग में विस्तृत थी दोस्तों? जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में दोस्तों सेंटियागो तक था दोस्तों। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका आदि। विकल्प डी सही होगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी? तो दोस्तों सुमेरिया की सभ्यता थी। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे दोस्तों। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म दोस्तों लिपि का सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता था। ठीक है, प्राचीनतम लिपि माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो अगले सेशन में हम लोग वैदिक काल से लेकर आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।